गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स। अब मतलब क्या हुआ, इसके बारे में यानी इस चैप्टर में हम लोगों को जल के बारे में बताया जाएगा कि जल से क्या क्या लाभ है, जल का भी क्या क्या दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, उसके बिना कौन कौन सा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जल से क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जो एग्ज़ाम है उसमें इन सबसे संबंधित क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर कोई मेन एग्ज़ाम हो तो उसमें लिखने के लिए भी आपको कुछ जानकारी इनपुट हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यह इन दोनों के बीच में बात हो रहा है। यह पिंकी है और यह चिंटू है। पिंकी क्या कह रहा है, कह रही है कि देखिए असम में बाढ़ आ गई है। असम में तो बाढ़ है, आजकल तो बार बार आते रहता है और बार बार सुनते हैं हम लोग कि काजीरंगा डूब गया। और यहाँ देखिए, यह चिंटू से क्या कहेगी, यहाँ देखिए, जल झीलों, झरनों, पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसता था। कौन, माने कि मानव की बात हो रही है कि मानव पहले जल के लिए ही तो, जहाँ जल उपलब्ध है वहीं पर मानव का आवास रहेगा, वही बात है। तो हम लोग देखते हैं आगे, इसको स्किप करते हैं, चलिए आगे से यहाँ से देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। कितना, तो 3/4 धरातल पर जल है। जैसे 71% पूरा दुनिया में समुद्र है और मात्र 29% ही पानी है। परंतु इसमें प्रयोग लाने लायक यानी जो पीने वाला पानी, अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह यानी नदी, जो ग्राउंड के ऊपर में है, जैसे नदी, झील, झरनों, इन्हीं सब से प्राप्त होते रहता है। अपवाह और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। जल का चक्र कैसे होगा, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। इसको, यह सूरज है, सूरज से रोशनी निकलेगा, यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो क्या होगा, इसके किरण से यहाँ पर हीट उत्पन्न होगा, तो जल का वाष्प में परिवर्तन होगा और जल इस तरह से वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ चली गई। अब जब हम जानते हैं कि ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान घट जाता है। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान घटेगा। तापमान घटने के कारण अब इस वाटर वेपर का संघनन होगा यानी कंडेंसेशन होगा। जब संघनन होगा तो क्या होगा, तापमान घटेगा, तो फिर जो जलवाष्प की बूंदें हैं वह पानी के रूप में वापस रिटर्न चलाएगा। जब चलाएगा तो क्या होगा, फिर यह भारी होकर और फिर वर्षा शुरू हो जाएगा। तो यही जल चक्र है। तो आगे देखिए, और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है, यही चलते रहेगा। यानी समुद्र में पानी गर्म हुआ, वहाँ से वर्षा के रूप में किसी मैदानी इलाके में वर्षा हो गया, और तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर या जो नदियों में से पानी सूख गया था वह पुनः रिचार्ज हो गया। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण यानी जल का नवीकरण सुनिश्चित हो जाता है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है, यह तो आजकल समझते ही होंगे, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पेपर पढ़ेगा, टीवी देखेगा या कहीं कहीं जाएगा, कहीं भी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जल कितना महंगा हो चुका है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी से जूझेंगे। यही आज से ही कुछ दिन पहले, इससे पहले ही बात यानी 2019 की बात है, उसमें ऑपरेशन नहीं था, वह जीरो डे था। मतलब उस दिन जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है, वहाँ पर पानी खत्म हो गया था, उसी को कहा गया था जीरो डे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, यानी जल दुर्लभ है, अतः उसका संरक्षण एवं प्रबंधन। संरक्षण मतलब क्या, उसको बचाइए, और प्रबंधन मतलब उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि ताकि सब लोगों को जल उपलब्ध हो सके। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है, यानी जल की कमी है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों
या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान चलाता है। जैसे आज ले लीजिए कुछ दिन पहले की बात, मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र का, वहाँ पर जैसे लातूर, उन सब इलाकों में ट्रेन के द्वारा पानी पहुँचाया गया। अब समझ सकते हैं कि पानी का कितना किल्लत है उन सब क्षेत्र में। बंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ भी पानी लगभग 160 किलोमीटर दूर से वहाँ लाना पड़ता है। महाराष्ट्र कभी सुनते हैं कि, महाराष्ट्र नहीं, मद्रास यानी चेन्नई, वहाँ कभी सुनते हैं कि बाढ़ आ गया तो 2 मंजिला तक डूबने लगा था। और हाल ऐसा हो जाता है कि उन सब क्षेत्र में पानी की किल्लत है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहारिनों यानी पानी ले जाने वाली के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विविधता आती है, परंतु अधिकतया जल की कमी यानी प्रायः जो जल की कमी है कैसे हो जाएगा, इसका अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। यानी कि कहीं पर नल है तो नल उसको खुला ही लोग छोड़ देंगे, कहेंगे कि भाई इससे मेरा क्या जा रहा है, कोई टोटी ही उसका चुरा कर ले जाएगा। खेतों में सिंचाई होता है तो लोग मोटर खोल कर ही छोड़ देते हैं, जाते रहो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बर्बाद होते रहो पानी। ये सब क्या है, बर्बादी है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। भारत की ही बात ले लीजिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक नहीं, चावल का निर्यातक देश है। उत्पादक तो चीन है, लेकिन कहने वाले पर्यावरणविद कहते हैं कि जो चावल है, जो जितना चावल निर्यात किया जाता है उससे अधिक तो उसके उपजाने के लिए पानी की बर्बादी हो जाती है। तो क्या भारत सही कर रहा है? भारत चावल का निर्यात नहीं, भारत अपने पानी का बर्बादी कर रहा है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में चावल की खेती, जो वहाँ पर चावल की खेती नहीं हो सकती है क्योंकि पानी नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग ज़बरदस्ती पानी का दुरुपयोग करके चावल की खेती करते हैं। तमिलनाडु का कावेरी रीजन क्षेत्र, जहाँ पर ईख की खेती की जाती है, जबकि वहाँ पर मोटे अनाजों की खेती करना आवश्यक था क्योंकि वहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। जैसे कि कावेरी रीजन यानी तमिलनाडु चेन्नई का इलाका है, वहाँ पर क्या उपजाना चाहिए, तो वहाँ पर मोटे अनाज यानी कि दलहन की खेती करना चाहिए जिसमें पानी कम लगे। इसी तरह पंजाब हरियाणा में तो वहाँ पर गेहूँ का खेती होना चाहिए, न कि चावल का, जबकि वहाँ के लोग चावल का खेती कर देते हैं और वह भी बासमती का। यह देखिए, यह बाढ़ का इलाका है और यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, तो यह बच्चा इस तरह नल में से पानी निकाल रहा है। यहाँ कि भारत में एक तरफ पानी आवश्यकता से अधिक है, फिर भी भारत में सूखाग्रस्त इलाका है। और इजराइल, जहाँ पर मात्र 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा, जो कि राजस्थान में लगभग इतना ही होता है, तो वहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और भारत में 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में एक ओर सूखा रहता है और उसी क्षेत्र में दूसरी तरफ बाढ़ से लोग त्रस्त रहते हैं। उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। बहुत से तो ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर वर्षा के दिन में बाढ़ है और बाकी दिनों में सूखा रहता है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यह पानी का जितना लंबा पानी है उससे ही लंबी पानी के लिए लोगों की कतारें लगी हुई है। और यहाँ पर कश्मीर में नीचे बर्फ़ है, फिर भी लोग पानी के लिए लंबा रास्ता तय कर रहे हैं।
तो क्या किया जाना चाहिए? सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार को लोगों को जागरूकता फैलाना चाहिए, सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तो देखते हैं सरकार ने क्या किया है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु क्या आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या है? इसके लिए भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हम या हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी की बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलावनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% से भी तो वर्तमान में अधिक है जल विद्युत से ही प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक थर्मल एनर्जी यानी कोयला से बिजली प्राप्त, उसके बाद दूसरा नंबर पर नवीकरणीय स्रोत है और तीसरे नंबर पर जल विद्युत है तथा न्यूक्लियर से बहुत कम 1.6% है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और संख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है बल्कि इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। उदाहरण ले लीजिए आरओ का, जिसको सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। उसमें क्या होता है कि मात्र 25% जल ही काम के लायक रहता है, बाकी सारा जल बर्बाद हो जाता है जो एग्जिट कर जाता है। तो यह भी तो वाटर जल का दुरुपयोग ही था। गाड़ी या कार धोने के लिए लोग बहुत से पानी मतलब कि कुंटल में कहिए पानी बर्बाद कर देते हैं और किसी को पीने के लिए भी पानी नहीं है। अब तक हमने जल दुर्लभता यानी जल की उपलब्धता कम, इसको क्या कहेंगे, दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। अब हम इसके बाद में यह मात्रा में उन्हें उपलब्ध है, अब इसके बाद गुणवत्ता में यानी कि जिसको जल उपलब्ध है क्या वह गुणवत्तापूर्वक जल है, यानी जहाँ लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो चुका है। यहाँ देखिए कुछ रिपोर्ट है। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना भी कोई शुद्ध न रहा। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। यह रिपोर्ट है किसका, द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 में प्रकाशित हुआ था। तभी तो सरकार ने क्या किया, नमामि गंगे, बहुत सारा मिशन, जल जीवन मिशन, बहुत काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। खाद्यान्न सुरक्षा यानी पेट भरना भी तो आवश्यक है। 1966-67 की बात है, देश में भीषण अकाल पड़ा था, यह तो हर कोई जानता है। अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित यानी डिग्रेडेशन होने से बचाया जाए। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन देख लीजिए। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें।
पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख या दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई गई थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सुदर्शन झील के रूप में मिलता है, जिसका सबसे पहले निर्माण किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर अशोक के समय उसका पुनरुद्धार हुआ और उसके बाद गुप्त वंश के समय भी हुआ था। इसी तरह महापद्मानंद के समय में कलिंग यानी गुजरात उड़ीसा राज्य में भी नहर का निर्माण करवाया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ जैसे ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। अब इलाहाबाद में भी बना था, यानी अब क्या कहेंगे उसको हम लोग, इलाहाबाद ना कहिए, उसको कहिए अब प्रयागराज। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, ये बेल्लूर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास यानी एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। कौन बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह देखिए हीराकुंड डैम का यह पिक्चर है जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन है बांध क्या है। बांध क्या होगा, इस तरह से नदी जा रहा है, कल्पना करते हैं कि यह ऊंचा इलाका है, इधर लोलैंड है, तो हम लोग यहाँ पर बांध बना देंगे और पानी को इधर जमा कर लेंगे, यानी यह स्टोरेज इलाका, ये स्टोरेज टैंक हो गया। प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियाँ और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध की सिर्फ सिंचाई नहीं होता है, उससे अनेक काम, जैसे इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन में भी होता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण दोनों का काम करता है। यहाँ देखिए यह क्या लिखा हुआ है, तो बांध क्या करेगा, तो यह बहते जल को रोकने, उसको दिशा देगा या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा। यह नदी है तो यहाँ पर बांध खड़ा कर देंगे। अब इसको हम लोग पानी जब हाइट हो जाएगा, इसको इच्छा के अनुसार इधर से नहर निकाल सकते हैं, कैनाल निकाल देंगे, उससे अलग सिंचाई करेंगे। हो सकता है बहुत ऊंचाई है तो इसमें सुरंग बनाकर यहाँ पर टरबाइन नचाएंगे तो उससे जल विद्युत उत्पादन होगा। यह बहुत इलाका इसे बहुत बड़ा जलग्रहण क्षेत्र हो गया। अगर बाढ़ के दिन में बहुत बारिश हो जाए, पानी अधिक हो जाए, तो इधर हम लोग स्टोर कर लेंगे और उससे गर्मी के दिन में जब नदी में पानी घट जाए, कम हो जाए, तो इसे हम लोग निरंतर सप्लाई करते रहेंगे। आमतौर पर जलाशय झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी का बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था बांधों के बारे में कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है। क्या है, तो ये आधुनिक भारत के मंदिर है। कौन, तो बांध है। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से पुनरीक्षण और विरोध का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि हाल ही में केरल का बाढ़ है, चेन्नई का बाढ़ है,
ये सब क्या है, तो कहा जाता है कि ये सब कैसे बांधा गए थे, तो ये सब बांध के कारण ही मानव जनित बाढ़ के उदाहरण है, क्योंकि बांधों में पहले पानी जमा हो गया और जब एक लिमिट से अधिक हो गया तो वो बांध टूट गया, जिससे उन सब क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आ गई। जहाँ न आना चाहिए था उन सब क्षेत्र में भी बाढ़ आ गया। यह एक कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गंगा नदी को ले लीजिए, जो भागीरथी नदी यानी भागीरथी का है। अब कहिए भागीरथी तो उत्तराखंड में है, सही बात। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ, तो देवप्रयाग। और वहाँ से गंगा फिर जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो फरक्का के पास यह गंगा नदी दो भागों में बंट जाएगी। उसी में से एक का नाम है महानदी, जो पश्चिम बांग्लादेश से जाती है, और इसी क्या नाम है इसका, तो भागीरथी। इसी भागीरथी को बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा, तो पद्मा। और जो दूसरा भी तरीका है, यहाँ पर गंगा नदी दो भागों में बट गया, एक है दूसरा हुगली, जो हुगली कोलकाता में जाती है और वहाँ से बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और गंगा नदी जो यानी गंगा जो फरक्का में भागीरथी है, और वही भागीरथी बांग्लादेश में उसका क्या नाम हो जाएगा, तो उस भागीरथी का नाम बांग्लादेश में होगा पद्मा। इस पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी क्या नाम है उसका, असम में ब्रह्मपुत्र है। कहाँ से, तो धोला यानी कि असम में 1000 किलोमीटर, धुबरी से लेकर सदिया तक। उसके बाद बांग्लादेश में इस ये ब्रह्मपुत्र को क्या कहेंगे, जमुना। याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र को जमुना। और फिर जमुना जब मिल जाएगी कहाँ, पद्मा में, तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। और फिर बराकर नदी यानी जिसको मेघना भी कहा जाता है, इन दोनों को मिलने से फिर मेघना नाम पड़ता है। किसका बात हो रहा है, तो इस गंगा नदी का। और मेघना के नाम से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम दोनों अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर डालती है। तो यह जो फरक्का डैम है, इसके कारण कहा जा रहा है कि बिहार में बाढ़ का समस्या अधिक हो गया, क्योंकि फरक्का डैम के जो भारतीय साइड है यहाँ पर बहुत अधिक जो तलछट है वह जमा हो गया है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडा देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित होकर विलुप्त हो गया। काम खत्म। आगे देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे संबंधित मेघा पाटकर, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है, क्योंकि टिहरी में पूरा का पूरा टिहरी शहर ही सबमर्ज हो गया। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, राजनीति होगी, उनको और मुआवजा चाहिए। शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को और कुछ नगरीय केंद्रों को तो इससे लाभ होता है, क्योंकि जिसके पास अधिक ज़मीन है उसको मुआवजा अधिक मिलेगा। लेकिन कल्पना कीजिए, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है और किसी के पास मात्र 2 कट्ठा ज़मीन है। 10 एकड़ वाला तो अरबपति हो गया, लेकिन जो 2 कट्ठा ज़मीन है वह न घर का है न घाट का, यानी कि नंगा नहाए क्या कि खाए क्या वाली बात हो जाती है। गांव के भूमिहीनों को लीजिए और ये लोग क्या करेंगे उसके बाद में, तो लाल झंडा यानी कम्युनिस्ट क्रांति शुरू हो जाती है। और यह क्रांति यह ना कहेंगे कि भूमिहीन है, वो होगा कि किसानों का आंदोलन। कुछ नगरीय केंद्र यहाँ कहाँ गए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया, जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। इसका उदाहरण पंजाब। इसी दौरान इसने अमीर उत्तरजीवियों में कहाँ गया, अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। यानी इस बांध के कारण क्या हो गया, तो इस देश में लाल झंडा यानी कम्युनिस्ट आंदोलन चरमपंथ बढ़ चुका है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान
उपद्रव पर उतारू हो जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्राज्यीय झगड़े, जैसे कि कावेरी नदी विवाद, महानदी नदी विवाद, महादेई नदी विवाद। तो महादेई नदी विवाद क्या है, तो गोवा में और कर्नाटक के बीच में है। इसी तरह कावेरी नदी विवाद तो दक्षिण के 4 राज्य, तो कौन कौन, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी, नाम क्या है उसका, तो पांडिचेरी में है। आगे देखिए, कुछ ये लिखा हुआ है, यह क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में एक करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हाल में क्या हुआ, इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया है कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई तो पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। यानी कि बांध के विस्थापितों का आज तक उनके लिए कुछ सरकार ने योजना लेकर न आई। क्या आप जानते हैं, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 94 से 90 गाँवों तथा 173 कस्बों, राजस्थान के 124 गाँवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल आवश्यकताओं को पूरा करेगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है क्वेश्चन कि क्या केवल गुजरात को ही से लाभ होगा, क्योंकि सबसे अधिक नर्मदा नदी कहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से। इसी को लेकर विवाद है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से शुरू हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर इससे विपरीत असर पड़ेगा। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच नदी विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी का ले लीजिए, यह भारत और चीन के मध्य विवाद का विषय बनता जा रहा है। यहाँ देखिए, भारत में मुख्य नदियाँ एवं बांध। सबसे पहले हम लोग ऊपर कश्मीर से शुरू करते हैं। यहाँ पर 6 प्रमुख नदी है जो याद होना चाहिए। सबसे विशाल नदी है, यह है सिंधु नदी। यह कहाँ से निकलता है, तो यह भी मानसरोवर के पास से ही निकलता है, लेकिन उसका मानसरोवर नहीं है। दूसरा नदी है, उसका नाम यह देखिए, यह है झेलम। झेलम से बार बार क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो कौन, झेलम। क्या नाम है, झेलम। झेलम पर क्या है, सलाल प्रोजेक्ट झेलम पर है। और फिर चिनाब, यह चिनाब नदी है, तो सॉरी सलाल प्रोजेक्ट यह चिनाब नदी पर, किस पर, चिनाब पर है। रावी नदी यह है, और सतलुज नदी, तो सतलुज नदी और सिंधु नदी ये दोनों हिमालय पार की नदियां हैं, जबकि झेलम, चिनाब यह दोनों भारतीय नदी है, जिसमें से मतलब कि यह भारत से ही ओरिजिनेट होती है। और व्यास नदी यह सबसे छोटी नदी जो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होकर और भारत पंजाब में ही किस में, तो सतलुज नदी में मिल जाती है। और ये सारी नदियाँ मिठानकोट में 5 नदी आपस में मिलेगी और वहाँ से सिंधु नदी में मिल जाती है। इन सब पर जैसे भाखड़ा नंगल किस पर है, तो यह सतलुज नदी पर परियोजना है। दूसरा देखिए, गंगा नदी का सिस्टम, तो यह आपका गंगा नदी है जो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से पर ये, तो यहाँ भागीरथी नदी पर क्या है, टिहरी जल विद्युत परियोजना, और नरोरा में भी जल विद्युत परियोजना है जो गंगा पर है। यह यमुना में है। आगे देखिए, यह शारदा नदी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाली नदी है शारदा। और शारदा और घाघरा जिम कॉर्बेट से तो रामगंगा नदी निकलती है। शारदा नदी
और घाघरा नदी मतलब शारदा, इसी को बाद में घाघरा कहा जाता है। ये सब भी गंगा में मिलने वाली नदी है। यह नेपाल साथी कौन गंडक, और यह कोसी जो अरुण या सप्तकोसी, बहुत सारे इसके नाम हैं, जो बिहार के लिए शोक है। और गंगा नदी में दक्षिण से मिलने वाले प्रमुख नदी तो सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना, और यमुना में मिलने वाली प्रमुख सहायक तो चंबल, चंबल पर कोटा बैराज है, राणा प्रताप, गांधी सागर। यह दोनों कहाँ हैं? तो यह दोनों आपको कहाँ मिलेगा? राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर और जवाहर सागर यह दोनों कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में। फिर बेतवा नदी, यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है। सोन नदी, इस पर ही रिहंद नदी पर रिहंद सागर परियोजना है, और यह गंगा की सहायक नदी जो पटना के पास अपना जल गंगा नदी में मिला देती है। फिर यहाँ पर देखिए दामोदर नदी, दामोदर नदी में ही तिलैया, मैथन, पंचेत, ये सब दामोदर और उसके सहायक नदी पर बनाया गया बांध है, जो आज़ादी के बाद सबसे पहला नदी परियोजना था। और यह ब्रह्मपुत्र नदी है, जो दिहांग और लोहित के मिलने से ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ता है। आगे देखिए फिर हीराकुंड परियोजना, तो यह महानदी पर है, जो महानदी उड़ीसा राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और यह अमरकंटक से कितनी नदी निकला? एक सोन नदी, जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, यानी गंगा को होते हुए, और एक है सरदार सरोवर, यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना, और तापी, ये दोनों नदियाँ पश्चिम वाहिनी हैं। फिर गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी परवरा पर परवरा जल विद्युत परियोजना है, और बहुउद्देशीय घाटी, और यह गोदावरी है, यहाँ पर जल अपना गिराएगी। फिर कृष्णा नदी पर कोयना, उसका सहायक नदी है, उस पर कोयना जल विद्युत परियोजना है, या कहेंगे कि कोयना बहुउद्देशीय बांध है। और एक और यहाँ देखिए तुंगभद्रा नदी, यह भी कृष्णा की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर, यह कृष्णा नदी पर ही बांध बनाया गया है। और आगे देखिए पुन्यार नदी है, और आगे कावेरी पर मेट्टूर बांध है, और पेरियार, तो यह पेरियार नदी पर बांध बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं कुछ। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। और पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र और हाल ही में देखिए केरल की स्थिति, वह कैसे आया बाढ़? तो वह बांध में अधिक पानी होने के कारण आ गया। आगे देखिए बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे उर्वरा शक्ति बिखर जाएगी और जमीन अब निम्नीकृत हो जाएगा। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने लगे हैं, जैसे कि कोयना की बात हो रही है जो महाराष्ट्र में है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। इनके अब मैनेजमेंट करेंगे तो क्या करें? तो वर्षा जल का संग्रहण कर ले। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद अवसर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा यानी मिट्टी के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, यह क्या है देखते हैं, गुल या कुल, जो पश्चिमी हिमालय में वहाँ क्या है तो वाहिका यानी एक धारा है, नदी का सूता होगा, छोटा सा झरना कहें। नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। पश्चिमी भारत में विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का आम तरीका है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, और यानी गहराई कितना होगा उसका 6.1 मीटर,
लंबा कितना होगा, लंबा तो 4.27 मीटर, और यह चौड़ा कितना होगा तो 2.44 मीटर चौड़ा, उसको कहा जाता था टाँका। टाँका यह यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग है। यहाँ देखिए ये क्या होगा, यहाँ देखिए छत पर वर्षा हुआ, यह पाइप लगा हुआ है जो आपका जो हैंड पंप है उसके द्वारा ही पानी नीचे चल जा रहा है, हैंड पंप के माध्यम से पुनर्भरण। यह दूसरा देखिए यहाँ पर कुआं है, कुआं से इसको अटैच कर दिया जाएगा और पानी का जो संग्रहण होगा वह कुआं में चला जाएगा। आगे देखिए यह छाता का उल्टा दिखाया जा रहा है, यानी कि ये लोग पानी बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, जिसमें रेत और ईंट का प्रयोग जल को का छनन यानी फिल्टर करने के लिए किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण कर देता है। बाद में इस जल का उपयोग सालों भर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ, यहाँ देखिए यह एक कूल है, कूल यानी तालाब। कूल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव के चित्र के अनुसार, यानी कि गांव में यह तालाब बना दिया, इसमें पानी है और इसका उपयोग गांव वाले करेंगे। हिस्सा होता है जिससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए हैं। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों की सफाई के लिए प्रयोग में लाता है। उसके बाद में हम लोग पानी का संग्रहण करेंगे। और टाँका क्या है, तो यह वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है, यानी कि यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, यानी वर्षा जल का नाम क्या है, पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है इसको। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यहाँ देखिए यह पिक्चर है एक टाँका का। एक रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसी राम जहाँ विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहीं शिलांग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह करने की व्यवस्था है, जिससे घरेलू आवश्यकता की कुल मांग का 15 से 25% पूर्ति छत के द्वारा ही हो जाता है। यह दुखी बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधाएं अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद ही पसंद नहीं है। ये अच्छी बात है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति जल वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित कर ली है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे का पिक्चर देखिए। या इस तरह से पिक्चर होगा, यानी यह छत है, छत इस तरह से पाइप से जुड़ा होगा, नीचे क्या होगा तो नीचे एक हौज होगा जिसमें पानी जमा हो जाएगा। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। और वर्षा जल जो घरों की ढालू छतों से गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमिगत टाँका के अंदर ले जाते हैं और भूमि में गोल छिद्र होगा जो मुख्य घर अथवा आंगन में बना होगा, जो ऊपर का चित्र है समझ सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, भूमिगत टाँका है। बांस ड्रॉप सिंचाई प्रणाली, यह क्या है देखिए, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी पर पानी का एक बहाव होगा जिसमें बांस के इस तरह से काट काट के उसको लगा दिया जाएगा और यह बहुत लंबा श्रृंखला बहुत दूर तक चला जाता है जिससे सिंचाई होता है। देखिए मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बड़े पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी यह विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला बात हो गया। चित्र 1 में देखिए पहाड़ी पर हम लोग पहले अटैच करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरह से बांस, यहाँ देखिए बांस फ्लाईओवर की तरह ऊपर ऊपर ही जा रहा है और अंततः सिंचाई होगा।
आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सब बांस कितना दूर जा रहा है, पेड़ों के सहारे इसको बांध दिया जाएगा। सिंपल एक चैनल की तरह हो गया और इस तरह से सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है। और 10 भराई के समय यहाँ जल संग्रहण दक्षता 80% है और यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग करता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तो सोच सकते हैं कि जो वर्षा जल संरक्षण का जो परियोजना था यह कितनी अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात है कि आधुनिक समय में इन सबको लोग भूल रहे हैं। एक फैक्ट देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, याद कर लीजिए। अब आगे देखिए, कुछ नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो वहाँ क्या होगा, जल की कमी होगी, न हो सकती है। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, इसमें जल का कमी हो सकता है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित, तो यहाँ भी जल की कमी होगी क्योंकि गुणवत्ता खराब है। कम वर्षा और कम जनसंख्या, अगर मेंटेन करेंगे तो जल उपलब्ध है, नहीं मेंटेन करेंगे, इजराइल है तो उपलब्ध है, भारत है तो देखिए, लेकिन कई बहुत सारे भी ऐसे देश हैं जहाँ जल की कमी है क्योंकि अफ्रीका विकास न हो। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल आती है जहाँ जल की कमी होती है, सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करते हैं, सही है। तो इसमें नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया कौन सा तर्क नहीं है, यानी इसमें कौन सा गलत है, बताइए। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं क्या? और बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन तो होता है, लेकिन इससे आजीविका खत्म होता है, इससे तो आजीविका के नए नए द्वार भी तो खुल जाता है, अतः इसका गलत है। यहाँ कुछ गलत वाक्य दिया गया है जिसमें इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है, गलत बात। बढ़ती जनसंख्या और उनकी विशालता तथा सघन जनसंख्या और शहरी की जीवन शैली ने क्या कर दिया, जल संसाधन का अत्यधिक दुरुपयोग किया है। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़कते, वो तो रोड जाम कर देते हैं, पटरी उखाड़ देंगे। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है, ऐसा थोड़े है, लोग तो उसको भूलते जा रहे हैं। इसके बाद यह 30 नंबर 125 नंबर का है, तो जितना पढ़ें अगर ध्यान से सुने होइएगा तो आराम से यह क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।